सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और अंक में हम आपके घरों तक पहुंच गए हैं। देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में आप लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को ढेर सारी जानकारियों के साथ पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। इस प्रयास में आपके अंचल में हम अपने रेडियो के माध्यम से कितने सफल हो पा रहे हैं, ये तो आपके पत्र और फोन बता रहे हैं और हमारी आपसे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप खुद या अपने घर के बुजुर्गों को जरूर दिलवाएं। आखिर सरकार ये योजनाएं इन्हीं के लिए तो संचालित कर रही हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा 14567, वृद्धावस्था देखभाल कर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, वृद्धावस्था विकास योजना, वयोश्री योजना, मोतियाबिंद ऑपरेशन और बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समर्थन प्रदान करना है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए बुजुर्गों को खुद को सक्रिय बनाकर रखना भी तो जरूरी है। लेकिन कैसे? आज भारत बाबा और लक्ष्मी आ गए हैं योजनाओं के बारे में बताने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि उम्र बढ़ने के साथ वृद्धजन सक्रिय जीवन कैसे जिएं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। न जाने क्या हो गया है इस फोन को। सुबह से फोन लगा रही हूँ पर उठा ही नहीं रहे हैं। मम्मी, लगता है दादू को कोई प्रॉब्लम है। सुबह से फोन लगा रही हूँ, घंटी बज रही है लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। हाँ, हेलो 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 दादू। हाँ बेटा, तुमने फोन किया था क्या? क्या दादू, सुबह से कितनी बार कॉल लगा चुकी हूँ। कहाँ थे आप? ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। बेटा, तेरी स्पीड ट्रेन रुके तब तो मैं अपनी बैलगाड़ी चलाऊं ना। आप मजाक कर रहे हैं दादू, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। देख, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे देखूं? रुकिए, वीडियो कॉल करती हूँ। बिटिया, तू अगर कहे तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि बिना वीडियो कॉल के भी तू मुझे देख सकती है। अच्छा, ऐसा कौन सा तरीका है? कोई नया इनोवेशन किया है क्या आपने? नया नहीं, ये तरीका तो सदियों पुराना है, बस अब लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आप नहीं बदलेंगे दादू, हर बात को पहेली बना देते हैं। तो फिर चल दोनों मिलकर पहेली सुलझा लेते हैं। दादू, आप कैसा सरप्राइज दिया? अच्छा, इसीलिए सुबह से फोन नहीं उठा रहे थे। और नहीं तो क्या, हमेशा तू अचानक आकर मुझे चौंका देती है। अब मैंने सोचा कि आज मैं तुझे चौंका दूं। ठीक रहा ना मेरा सरप्राइज? और वो जो आपके घुटनों में दर्द था, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था, उसका क्या? अब भाई हाड़ मांस का शरीर है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा।
इसका क्या मतलब? हम अपनी बिटिया को सरप्राइज करना छोड़ दें? आई लाइक योर एनर्जी दादू, पर सेहत का ध्यान भी तो रखना चाहिए ना। वो तो सरकार रख ही रही है ना। क्या सरकार? कैसे? जादू के नंबर से। आप फिर पहेलियां बुझाने लगे दादू। अरे भूल गई? तूने ही तो वो जादू का नंबर बताया था ना, 1 4 5 6 7। इस पर फोन करके मैं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ ले लेता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात दादू। हाँ, उसी फोन से मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का पता चला। मैंने फौरन अपने सारे दोस्तों को भी इसकी जानकारी दे दी। वाह दादाजी, आपके अलर्टनेस से तो आप हमारी जनरेशन को कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। बिटिया, तुम लोगों को देखकर तो हमें ऊर्जा मिलती है। तुम्हारी उम्र में हमें ना तो इतना नॉलेज था और ना हम इतने सारे टास्क करते थे। समय के साथ तो खुद को अपडेट करना ही पड़ता है ना दादू। राइट बिटिया, इसीलिए तो मैं खुद को अपडेट करने आ गया। समझ गई। मैं बाकी लोगों को फोन करती हूँ, फिर आपकी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट कर लीजिए? रेस्ट किसको चाहिए भाई? 3 घंटे गाड़ी में बैठकर ही आया हूँ, दौड़ता हुआ थोड़े आया हूँ। आप भी कमाल हैं दादू। एक्टिव एजिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। पता है, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आप ये नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो सब इतने एक्साइटेड हुए कि क्या बताऊं। एक्साइटमेंट तो मुझे भी है लक्ष्मी। रिटायरमेंट के 4 साल बाद फिर से काम शुरू करना जैसे एक नई कहानी की शुरुआत। आप नौकरी से रिटायर हुए थे दादू, काम से थोड़ी हुए थे। काम तो आप कर ही रहे थे। हाँ, दिन भर में घंटे 2 घंटे बच्चों को पढ़ाना, बस। उसके बाद तो सारा दिन खाली बैठता हूँ बिटिया। क्या फायदा भला ऐसे काम का? यही तो फायदा है दादू। क्या फायदा? कि मैं तुझे सरप्राइज करने आ गया? नहीं, कि आप नया सॉफ्टवेयर सीखने आ गए। अब बिटिया, वो तो बच्चों की जरूरत है। गांव में उन्हें ढंग से कंप्यूटर के बारे में बताने वाला कोई है नहीं। ये सॉफ्टवेयर उन्हें आगे अपने करियर में काम आएगा। अब वो सब तो यहाँ आ नहीं सकते, ना ही तुम लोग लंबे समय तक वहां रह सकते हो। तो मैंने सोचा मैं ही सीखकर उन्हें सिखा देता हूँ। यही तो फायदा हुआ ना दादू। 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, और ये आपके भी तो काम आएगा ना। स्किल कभी बेकार नहीं जाती। ये तो तूने 100% की बात कही बिटिया। दादू, हमारी सरकार भी बुजुर्गों को किसी बेहतर काम में लगाए रखने के लिए वयो अभ्युदय योजना चला रही है। पिछली बार तुमने इसकी चर्चा की तो थी। क्या एक शब्द कहा था तूने बिटिया? वो क्या? एजिंग? एक्टिव एजिंग। हाँ, एक्टिव एजिंग। अभी भी तूने कहा मैं एक्टिव एजिंग का उदाहरण हूँ। अब भाई थोड़ा खोलकर बताएगी कि क्या है ये भला एक्टिव एजिंग? सरकार की कोई नई योजना है क्या बिटिया? योजना नहीं है दादू, ये एक मोरल सिचुएशन है। यानी सरकार चाहती है हम जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें, ठीक? एकदम ठीक। नौकरी से रिटायर होने के बाद हम जिंदगी से थोड़ी रिटायर हो जाते हैं। बस हमारे काम करने की प्रवृत्ति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? अरे भाई, पहले हम पैसे कमाने के लिए काम करते थे, अब समय काटने के लिए काम करते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन यदि कोई काम करके पैसे भी कमाना चाहे तो सरकार इसके लिए भी इनकरेज करती है। क्या उनके लिए नौकरी का इंतजाम कर देती है? जवान लोगों को तो बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है बिटिया, और तुम हम बुजुर्गों को आमदनी के साधन देने की बात कह रही हो। सिर्फ आमदनी के ही साधन नहीं, बल्कि पेंशन की सुविधा भी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, ऐसी और भी कई योजनाएं हैं दादू। क्या ये सब सच कह रही हो बिटिया तुम? हाँ, बिल्कुल सच। आपको यकीन नहीं होता? रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। भाई, किससे बात करवाएगी? रुकिए तो। हेलो,
लक्ष्मी बोल रही हूँ। जी, मैंने आपको अपने भारत दादाजी के बारे में बताया था ना? जी जी, वो आ गए हैं, पर वो कुछ जानना चाहते हैं, वो आपसे बात करेंगे। अरे कौन है, क्या बात करना है, कुछ बताएगी? ये वयो अभ्युदय योजना के परियोजना अधिकारी हैं दादाजी। आपके सब सवालों का जवाब है इनके पास। लीजिए लीजिए, बात करिए। अरे हाँ हाँ जी जी सर, मैं भारत। जी जी, हाँ जी, हाँ लक्ष्मी कह रही थी सरकार हम बुजुर्गों को भी काम दे रही है। जी जी सर। श्रोताओं, आपका स्वागत है। आज सूरजपुर में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्रीमती बी तिर्की मैडम के पास। तो सबसे पहले हम श्रीमती बी तिर्की मैडम का स्वागत करते हैं हमारे रेडियो की ओर से। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सूरजपुर जिले में क्या क्या कर रहा है, इस पर आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सूरजपुर जिले में वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य और सामाजिक की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग से निःशुल्क शिविर और जांच करके सियान लोगों का निःशुल्क उपचार करता है और स्वास्थ्य कार्ड का वितरण करता है, और जिसके आधार पे नियमित इन लोगों का निःशुल्क परीक्षण कर दवाई का वितरण किया जाता है। और सामाजिक क्षेत्र में और क्या क्या वस्तुएं आप लोग उपलब्ध कराते हैं और मदद हो सके इस क्षेत्र में? वरिष्ठ जनों का उम्र के हिसाब से बहुत से शारीरिक क्षति होती है, जिसको देखते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार हम लोग मोटराइज ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, वॉकर, छड़ी, चश्मा जैसे बनता है वैसे सहायक उपकरण प्रदान किया जाता है। और आर्थिक रूप से वरिष्ठ नागरिकों को सक्षम करने के लिए पेंशन वाली कौन कौन सी योजनाएं आपके यहाँ से संचालित हैं? आर्थिक रूप से सहयोग के लिए वरिष्ठ जनों का सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन के तहत 60 साल से ऊपर 79 साल से कम वालों को 500 प्रति माह पेंशन राशि दिया जाता है, और अति वृद्ध 80 से ऊपर वालों को 650 प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप से प्रदान किया जाता है। और जो बीपीएल सूची के तहत छूटे वाले हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 60 साल से ऊपर वृद्ध जनों को 500 प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाता है। जी। और इसके अलावा समाज कल्याण विभाग यहाँ पर किस किस तरह के कार्यक्रम संचालित करता है? वरिष्ठ जनों का भरण पोषण अधिनियम के तहत सभी एसडीएम सर लोग अपने अपने स्तर पे सामाजिक और आर्थिक तौर से उन लोगों का संरक्षण के लिए कार्य करता है, देखरेख करते हैं और उनके हक प्रदान करते हैं। और जो अति वृद्ध है, जिसका कोई नहीं है, निराश्रित हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में निःशुल्क आवास, भोजन और मनोरंजन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान किया जाता है, जिसके तहत बीच बीच में स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। जी। और इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग से जो संचालित हों उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकती हैं, ताकि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें? हमारे सूरजपुर जिले में वरिष्ठ जनों के लिए एक बाबू का कुटिया नगर पालिका सूरजपुर में तैयार किया गया है, जिसमें वरिष्ठ जन अपना वरिष्ठ संघ बीच बीच में कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें हॉस्पिटल में नाश्ता का व्यवस्था भी करते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए और काम करने के लिए हौसला भी मिल गया। लीजिए दादू, मेरे दोस्त भी आ गए। नमस्ते दादाजी। तो हम अपनी क्लास शुरू करें? भाई, मैं आप लोगों जितना इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, कंप्यूटर भी नाम मात्र को जानता हूँ। सिखा लोगे ना मुझे? दादाजी, इंटेलिजेंट तो पता नहीं, लेकिन एनर्जेटिक तो आप हैं, बस वो काफी है। बस तुम जैसे बच्चों को देखकर जोश आ जाता है। जब कभी जरा ढीला पड़ता हूँ ना, तो ये है लक्ष्मी, पूरा बम धमाका करके मुझे जगा देती है। दादाजी, लक्ष्मी ने बताया कि आप अकाउंट ऑफिस में काम करते थे। हाँ बेटा। यानी कि आपको बजट और टैक्स वगैरह सब की जानकारी है। ये तो सही है, पर आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? आप कह रहे थे ना कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। अब देखिए, आप टैक्स के मामले आसानी से सुलझाते थे
और हमें कोचिंग जाने के बाद भी इस सब्जेक्ट में तो बस पासिंग नंबर ही आते हैं। अरे ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हमें तो बड़ा बोरिंग लगता है। रुचि नहीं आती ना, इसलिए नंबर भी नहीं आते। मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। मैं तो सर की क्लास में पीछे बैठकर झपकी ले लेता हूँ। शुरू में ये बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन एक बार समझ में आने लग जाए तो इससे इंटरेस्टिंग समझो कुछ है ही नहीं। दादाजी, मैंने इन लोगों को बताया था, हमारे भारत दादू गांव में जब से बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे हैं, उनके डिस्टिंक्शन आने लगे हैं। बस तो डील कर लेते हैं, एक हाथ दे और एक हाथ ले। मतलब? कंप्यूटर ट्रेनिंग ले और टैक्स पढ़ाई दे। ओह एक्सीलेंट, प्लीज दादाजी ये डील कर ही लीजिए। लेकिन दादाजी गांव में रहते हैं, यहाँ भला कितने दिन तुम लोगों को पढ़ा पाएंगे? नो प्रॉब्लम, दादाजी अब टेक्नो फ्रेंडली होने वाले हैं तो दूर बैठकर भी हमारी क्लास ले पाएंगे। क्यों दादाजी? डील की जा सकती है। आप मुझे पढ़ाइएगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ, ये तो पार्टी वाली बात हो गई। अभी पार्टी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस डील को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे? कुछ खाके? खा भी लेंगे, पहले कुछ गाना वाना हो जाए। अच्छा तो बता, कौन सा गाना लगाऊं? गाना तो लाइव चलेगा। लाइव? कौन गाएगा? तू गाएगा तो हम सबको कान बंद करना पड़ेगा। लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी थोड़ा बहुत गा सकती है। हाँ, लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा गा सकती है, लेकिन लक्ष्मी के दादाजी बहुत अच्छा गाते हैं। अरे बेटा, पहले गांव की मंडली में गा लिया करते थे, अब कहाँ गाना वाना सब छूट गया। गाइए ना दादाजी, हमें गांव का संगीत लाइव सुनने को कहाँ मिलता है। पर बेटा। दादाजी, अब हम लक्ष्मी के दोस्त ही नहीं बल्कि आपके टीचर भी हो गए हैं, तो आपको तो हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, अंदर से जरा ढोलक वगैरह ले आओ, और लक्ष्मी तुम भी मेरा साथ देना। ओके दादाजी। भाई वाह, ऐसे ही गाते बजाते पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए तो हमारा तो बेड़ा पार ही हो जाए। अब तो तुम भी टीचर हो, तुम्हें भी ऐसे ही गाते बजाते दादू को सिखाना पड़ेगा। गाते बजाते तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कहानी सुनाते हुए जरूर पढ़ा सकता हूँ। वाह, तो फिर आज से ही क्लास शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, सुनाइए ना दादाजी। भाई ठीक है, तो सुनो। एक गांव में एक वृद्धा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में उसका एक पुत्र मर गया और कुछ समय बाद दूसरा पुत्र काम धंधे की तलाश में दूर शहर चला गया। अब वृद्धा गांव में अकेले रह गई। बेटे को परदेश गए बस कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन एक व्यक्ति वृद्धा के दरवाजे आकर प्रार्थना करने लगा कि हे माई, मैं मुसाफिर हूँ, आज की रात मुझे घर में ठहरने की जगह दे दीजिए। अब वृद्धा उसे आदर के साथ घर के अंदर ले गई। उत्सुकतावश उसने मुसाफिर से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अब मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ। भोली बुढ़िया पहले तो कुछ नहीं समझी। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, दूसरी दुनिया यानी भगवान के घर से? मुसाफिर धीरे धीरे मुस्कुरा दिया और दूसरी दुनिया के बारे में तरह तरह की बातें बताने लगा। वृद्धा की आंखों में चमक आ गई। उसने स्वीकार कर लिया कि जरूर ये भगवान का भेजा दूत है जो मेरे मरे हुए बेटे की खबर लेकर आया है।
वृद्धा ने उससे अपने बेटे के बारे में पूछा तो मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए बताया कि आपका बेटा और मैं भगवान के यहाँ एक ही कमरे में रहते हैं। वो वहाँ सारस पालता है। आप तो जानती ही है ना अम्मा कि सारस हमेशा कटीली झाड़ियों में चले जाते हैं। उनके पीछे भागते भागते आपके बेटे के कपड़े जूते सब फट गए हैं। बड़ा बुरा हाल है उसका। आप देखेंगी तो रोना आ जाएगा आपको। मुसाफिर की बात सुनकर वृद्धा सचमुच रोने लग गई। उसने रोते रोते मुसाफिर से कहा, बेटा मेरे पास थोड़े से रुपए और कुछ कपड़े हैं, ये मेरे बेटे को दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। मुसाफिर ने इस तरह हामी भरी जैसे वो वृद्धा का बहुत बड़ा काम करने वाला है। दूसरी सुबह वो मुसाफिर वृद्धा से कपड़े और रुपए लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद वृद्धा का दूसरा बेटा परदेश से वापस आया तो खाना खाते हुए वृद्धा ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है। अब भाई ये सब सुनकर चौंक गया। जब उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा, अब भला मरने के बाद कोई लौट सकता है? वो दूसरी दुनिया का नहीं था माँ, इसी दुनिया का कोई ठग था और तुमने बिना सोचे समझे उसे कपड़े और रुपए दे दिए। तुमने तो मुझे कंगाल करने का सोच लिया है लगता है। वो गुस्से में और भी बहुत कुछ बोलता रहा। वृद्धा ने बुझे स्वर में कहा, तू ठीक ही कहता है बेटा। मैं ममता में बहकर उसके बहकावे में आ गई। तू गुस्सा मत कर, मैं तो जाहिल बुढ़िया हूं। इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। वृद्धा ने कितना ही अफसोस किया लेकिन उसके बेटे का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने चीखते हुए कहा, दुनिया में कितने भी जाहिल लोग होंगे लेकिन तुम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। वृद्धा ने उसे शांत करने के लिए रोते हुए कहा, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है बेटा, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिलेंगे। वो गुस्से में अपना बैग उठाता हुआ बोला, ठीक है मैं जाता हूं। अगर तुमसे बड़ा कोई मूर्ख मिला तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मुझे भी मरा हुआ समझकर भूल जाना। वृद्धा रोती कलपती उसे रोकती रही पर वो पैर पटकता चला गया। अब युवक किसी मूर्ख की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। एक गांव में जमींदार के घर के बाहर कुछ बकरियां चर रही थी। युवक एक बकरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा। घर की खिड़की से जमींदारन ये सब देख रही थी। उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई। उसने अपनी नौकरानी को भेजकर पूछवाया तो युवक ने बड़ी गंभीरता से बताया, ये चितकबरी वाली मेरी पत्नी की सगी बहन है, मैं इसे पहचान गया हूं। नौकरानी ने सोचा ये कोई जरूर पागल है, इसलिए उसे बहलाने के लिए उसने कहा, ठीक है तुम पत्नी की बहन से मिल लिए, अब जाओ। लेकिन युवक रोते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो अपनी प्यारी बहन से मिलना चाहती है। मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूं, ये अब मिली है, मैं इसे घर लेकर ही जाऊंगा। एक बार मेरी पत्नी इससे मिल लेगी फिर मैं इसे वापस ले आऊंगा। नौकरानी ने ये बात अपनी मालकिन को बताई। पहले तो जमींदारन को हंसी आ गई, लेकिन उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर उसे युवक पर दया भी बड़ी आई। उसने युवक से कहा, ठीक है तुम अपनी पत्नी की बहन को ले जाओ, लेकिन उसका छोटा मेमना उसके बगैर नहीं रह पाएगा। वो मां का दूध पीता है, उसे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। तुम हमारी गाड़ी ले जाओ ताकि अपनी बहन से मिल लेने के बाद इन दोनों को जल्द से जल्द वापस यहां भेज सको। युवक उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ उनकी ही गाड़ी में उनकी बकरी और उसका मेमना लेकर चला गया। जमींदार के लौटने पर जमींदारन उन्हें हंस हंसकर इस घटना के बारे में बताने लगी। पत्नी की बेवकूफी सुनकर जमींदार ने अपना सिर पीट लिया। उसने गुस्से में अपनी पत्नी को मूर्ख, गंवार, बेवकूफ और भी ना जाने कई अपशब्द कहे। फिर उसने सोचा अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे किसी तरह पकड़ना होगा। वो अपना घोड़ा लेकर उस दिशा में भागा
जिस दिशा में युवक गया था। युवक को इस खतरे का आभास था। उसने गाड़ी को जंगल में सुरक्षित जगह छुपाया और अपनी टोपी को गमछे से ढककर जंगल के बाहर बैठ गया। अनुमान के अनुसार जमींदार बकरी को ढूंढता वहां पहुंच गया। उसने युवक से पूछा, भाई, तुमने किसी व्यक्ति को बकरी और मेमना लेकर भागते हुए देखा है? वो चोर है, बताओ, जल्दी बताओ। युवक ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखा तो है, उसने मुझसे रास्ता भी पूछा था, वो इस तरफ गया है। जमींदार जैसे ही जाने को हुआ, युवक ने उसे रोका, लेकिन यहां से आगे तो मंडी है, वो यदि बकरियों को वहां छोड़ दे तो आप उस चोर को पहचानेंगे कैसे? जमींदार बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने युवक से कहा, तुमने तो उसे अच्छे से देखा है, तुम उसे पहचान भी लोगे। युवक के हाँ कहने पर जमींदार ने उससे विनती की कि तुम मेरा घोड़ा ले जाओ और उस चोर को पकड़ कर ले आओ, बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपए का इनाम भी दूंगा। युवक ने मायूसी से कहा, मैं चला तो जाता, लेकिन आज ही मैंने जंगल से बड़ा कीमती बाज पकड़ा है जो मेरे गमछे के अंदर है, मेरे हाथ हटाते ही वो उड़ जाएगा। जमींदार ने उसे वचन दिया कि उसके लौटते तक वो उसके बाज की रक्षा करेगा, इनाम के 1000 रुपए भी अभी इसी वक्त दे देगा। युवक राजी हो गया। जमींदार को वहीं बैठाकर उससे 1000 रुपए और उसका घोड़ा लेकर वो वहां से निकल गया। सारा सामान लेकर वो मां के पास पहुंचा। उसने मां से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। तुम ठीक कहती थी मां, दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। देखो, मैं मुफ्त में बकरी, मेमना, घोड़ा और 1000 रुपए भी लाया हूं। अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। बेटे के लौट आने से वृद्धा खुश तो हुई, लेकिन सारी बातें जानकर उसने उससे कहा, बेटा, कोई ममता दया में पड़कर मूर्ख बन सकता है, लेकिन इस तरह लोगों को मूर्ख बनाकर लूटने से सारी दुनिया पापियों से भर जाएगी। जा, उसका सारा सामान तू उसे लौटा दे। तो दादाजी, क्या बेटे ने सारा सामान लौटा दिया? अब ये तो तुम लोग तय करोगे बिटिया, हमारी कहानी तो यहाँ पर होती है खत्म। यानी राह दिखाने वाला अपना काम कर देता है, उस राह पर चलना है या नहीं ये हमें खुद तय करना होगा। बिल्कुल सही। जैसे हम वृद्धों के लिए बनी ये वयो अभ्युदय योजना, सरकार ने तो ये योजना लागू कर दी, अब इसका लाभ लेना हमारे हाथ में है। वाह दादाजी, कैसे बात से बात जोड़ दी आपने। अच्छा, अब चलो काम शुरू करें। कुछ बातें तो अगली बार के लिए भी छोड़ देते हैं। अगली बार हम फिर आएंगे, कहानी, गीत और ढेर सारी जानकारियों का पिटारा भी लेकर आएंगे। और हाँ, आपने अटल वयो अभ्युदय योजना से लाभ लेना शुरू किया कि नहीं? पत्रों या फोन के जरिए हमें जानकारी तो दीजिए। नहीं किया है तो 145667 एल्डर लाइन नंबर पर फोन लगाकर अपनी समस्या बताइए, तब ना सहायता मिलेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम सुनते रहिए, जानकारियां इकट्ठा करते रहिए और लाभ भी लेते रहिए। और हाँ, फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्ते। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 7वां अंक अभी आप सुन रहे थे। इस अंक में भारत बाबा थे रमाशंकर शुक्ला, लक्ष्मी के रूप में थी जया शुक्ला, लक्ष्मी के मित्रों की भूमिका में थे प्रवीण गुप्ता और राघवेंद्र सिंह। आज के अंक के लिए आलेख था सुमेधा अग्रश्री का, रेडियो अरपा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के लिए स्क्रिप्ट कमेटी मेंबर थे संज्ञा टंडन, अरपा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़, और गुरजीत कौर चावला, रेडियो मानव रचना फरीदाबाद। सपनों का बादल
तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी।